हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए डेली करंट अफेयर 19 अगस्त 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही गार्डा झील किस देश में स्थित है? तो गार्डा झील ये है इटली में। तो की बड़ी फेमस झील है गार्डा झील, ये इटली में स्थित है। अब ये झील ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये सूख रही है और बहुत ही तेजी के साथ सूख गई है, क्योंकि इटली में इस समय भयंकर सूखे के हालात हैं। और सूखे के कारण जो इटली की गंगा कही जाती है, इटली की गंगा जो कहते हैं, इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। अब सूखे के कारण पो नदी सूख रही है। अब इस नदी को सूखने से बचाने के लिए जो गार्डा झील है, इसका पानी इस पो नदी में ट्रांसफर किया जा रहा है। इसलिए ये झील बहुत ही तेजी से सूख गई है, क्योंकि जितनी भी खेती है इटली में वो सभी पो नदी के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए इसे सूखने से बचाने के लिए गार्डा झील का पानी इसमें ट्रांसफर किया और इसीलिए गार्डा झील सूख रही है। और गार्डा झील कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। इटली की राजधानी की अगर हम बात करें, इटली की राजधानी कौन सी है? रोम। और रोम कौन सी नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और अगर हम रोम में बात करें तो रोम में हमारा FAO का मुख्यालय भी है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? रोम में। और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को। इसीलिए विश्व खाद्य दिवस भी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो ये प्रतिमा जोधपुर में स्थित है और जोधपुर राजस्थान में स्थित है। और अगर हम बात करें कि वीर दुर्गादास राठौर कौन थे, तो वीर दुर्गादास राठौर जो राजस्थान है, तो राजस्थान में एक राजा थे महाराज जसवंत सिंह, उनके दरबार में थे। और ये जब इसलिए फेमस हुए, जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में औरंगजेब से पंगा किसने लिया था? वो इन्होंने ही लिया था, वीर दुर्गादास ने। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। और इन्हीं की इस वर्ष जो मनाई गई वो 385वीं जयंती मनाई गई। 385वीं जयंती मनाई गई राजस्थान में। और राजस्थान के जो इनका पैतृक गांव है, इनके पैतृक गांव सालवा कला, तो इनके पैतृक गांव सालवा कला में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। और किसने किया है? तो हमारे जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा कुछ प्रमुख प्रतिमाएं, जैसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी संत रामानुजाचार्य की हैदराबाद में, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया के साधुवेट द्वीप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में है, BR अम्बेडकर जी की। इसके अलावा शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, बोध गया बिहार में। तो ये सभी प्रतिमाएं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 16 से 25 नवंबर 2022 तक सुल्तान अजलान शाह कप अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो पहली बात तो आती है सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है कि अजलान शाह कप किससे? हॉकी से। और इसका अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है और ये कहाँ हो रहा है? ये मलेशिया में हो रहा है। अब इसमें इस बार का नहीं, ये हर बार का अगर कभी भी होता है तो ये हर बार जब भी होता है, इस बार 2022 में हो रहा है। लास्ट टाइम जो हुआ है या आगे जो आएगा वो हमेशा कहाँ होते हैं? मलेशिया में होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो अजलान शाह कप है ये कहाँ होते हैं? ये मलेशिया में होते हैं। और अगर हम बात करें इसमें, जो लास्ट टाइम 2019 का विजेता है, क्योंकि लास्ट से कोरोना के चक्कर में हुए नहीं है, तो 2019 का जो विजेता था, 2019 का विजेता था साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया ने किसे हराया था? साउथ कोरिया ने भारत को हराया था। और अब 2022 में दोबारा इसका आयोजन हो रहा है, तो ये मलेशिया में ही आयोजित होगा। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है ये अजलान शाह कप, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 10 बार जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया का नाम भी आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए थे बर्मिंघम में, तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर था और भारत हमारा चौथे नंबर पर था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो विलियम रूटो बने हैं ये किसके?
तो विलियम रूटो नए राष्ट्रपति बने हैं ये केन्या के। तो केन्या आपको याद रखना है। और केन्या की राजधानी कौन सी है? नैरोबी। अब नैरोबी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो केन्या की राजधानी नैरोबी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूनेप का मुख्यालय है। तो यूनेप का मुख्यालय अगर देखा जाए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। और इसकी यूनेप की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972, 1972 में हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो 5 जून है उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो ये नाम आपको याद रखना है। अभी हमारे इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने थे यार लैपिड, और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री थे दिनेश गुणवर्धने। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेडस फर्स्ट, सेकेंड ए और सेकेंड बी दिया है? तो इस समय एक वायरस चल रहा है मंकी पॉक्स। तो ऑप्शन सी इसका हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो गया मंकी पॉक्स। अब मंकी पॉक्स वैसे तो ये नाइजीरिया की बीमारी है, लेकिन 2022 में इसकी जो शुरुआत हुई, 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में इसका पहला केस देखने को मिला था, और भारत में इसका पहला केस जो देखने को मिला था, पहला केस केरल में, और केरल में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी वजह से ये इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है मंकी पॉक्स बीमारी। और मंकी पॉक्स बीमारी नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है, और ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक अर्थात जो बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है। तो मंकी पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है। तो चेचक की तरह एक बीमारी होती है जिसमें शरीर पर दाने निकल आते हैं। तो इसीलिए ये नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है, और ये एक जूनोटिक प्रकार की बीमारी है। और भारत में इसका पहला जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? केरल में। और विश्व में पहला केस कहाँ देखा गया? तो यूनाइटेड किंगडम में देखा गया था, नाइजीरिया के अलावा। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है मंकी पॉक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो मंडला जिला अगर देखा जाए, ये मंडला जिला कहाँ है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो ये है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है मध्य प्रदेश के मंडला में। और मंडला जो जिला है ये पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया। कार्यात्मक मतलब जिसे पढ़ना आता हो, जिसे लिखना आता हो, और जो गणना कर सकता हो, ऐसा व्यक्ति साक्षर कहलाएगा। और ये कहाँ पर है ये जिला? ये है हमारा मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल राज्य। और सबसे कम साक्षरता वाला तो वो है बिहार राज्य। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। और मध्य प्रदेश की बात चल रही है, तो मध्य प्रदेश का एक जिला है खांडवा जिला। और खांडवा जिला क्यों फेमस है? बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र लगा है, तो वो कहाँ लगा है? खांडवा में लगा है। इसके अलावा इंदौर में, तो इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा हमारा बायो सीएनजी संयंत्र लगा है इंदौर में। इसके अलावा अगर हम बात करें लम्हेटा, तो लम्हेटा जबलपुर में है। क्यों फेमस है? भारत का और पहला जियो पार्क कहाँ स्थापित होगा? लम्हेटा में स्थापित होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। डेटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो स्वच्छता की बात आती है, मतलब स्वच्छता से संबंधित है। और किस राज्य में करी गई है ये पहल? तो ये उत्तराखंड में शुरू की गई है। उत्तराखंड में अगर बात आएगी तो इसमें होगा क्या? तो स्वच्छता से रिलेटेड है, यानी जो प्राइमरी के बच्चे हैं उन्हें सभी को इसके बारे में अवेयर कराया जाएगा। और इसी के लिए एक रैकेट कंपनी है, रैकेट कंपनी से उत्तराखंड सरकार ने टाई अप भी करा है। तो रैकेट कंपनी द्वारा पूरे उत्तराखंड में सभी स्कूलों में स्वच्छता को सुचारू किया जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें, अभी उत्तराखंड का नाम चर्चा में आया था क्योंकि यहाँ पर सभी जिलों में एक संस्कृत ग्राम खोला जाएगा, तो वो भी उत्तराखंड में ही है। और अगर हम बात करें स्वच्छता की, तो जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी स्वच्छ भारत मिशन की 2 अक्टूबर 2014 को। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। और अगर हम बात करें जो विश्व हाथ धुलाई दिवस है या विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है, वो कब मनाया जाता है? तो वो 5 मई को मनाया जाता है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 16 अगस्त 2022 को किस राज्य में चरखा चाक उत्सव का शुभारंभ किया गया?
तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में किया गया। और मध्य प्रदेश में एक जगह है गौहर महल, तो गौहर महल में इसकी शुरुआत की गई चरखा चाक उत्सव की। और ये चरखा चाक उत्सव क्यों फेमस है? क्योंकि जो बुनकर वगैरह होते हैं, जो चरखा वगैरह सूत काटते हैं, तो ऐसे जो छोटे उद्योग वाले हैं, जो घरेलू उद्योग होते हैं या बुनकर होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए चरखा चाक उत्सव की शुरुआत की गई और ये मध्य प्रदेश के गौर महल नामक जगह से की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें बोनालू कहाँ का है, तो तेलंगाना का है। त्रिशूरपुरम कहाँ का है, तो ये केरल का है। स्पुतिक गास्टर कहाँ का है, तो लद्दाख का है। चेरी ब्लॉसम कहाँ का त्योहार है, तो ये शिलोंग का है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा उपग्रह ट्रैकिंग पोत युआंग वांग 5 किस देश से संबंधित है? तो युआंग वांग 5 किससे संबंधित है? ये चीन से संबंधित है। और चीन ने अपना ये जो ट्रैकिंग पोत है, इसका मेन काम है उपग्रह और मिसाइलों को ट्रैक करना। अब ये चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि भारत, अगर देखा जाए, भारत के पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। और श्रीलंका में एक यहाँ बंदरगाह है हम्बन टोटा। तो हम्बन टोटा बंदरगाह जो है, हम्बन टोटा बंदरगाह पर ही चीन ने अपना एक जहाज जो ट्रैकिंग पोत है युआंग वांग 5, इसे यहाँ पर नियुक्त किया है। क्योंकि श्रीलंका को चीन ने काफ़ी ज़्यादा कर्जा दिया था, अब श्रीलंका तो वो चुका नहीं रहा। अब जब चुका नहीं रहा है तो उस कारण यहाँ का जो हम्बन टोटा है ये चीन ने ले लिया है लीज पर 99 साल के लिए। अब इसी स्थान पर यहाँ पर उपग्रह ट्रैकिंग पोत युआन वांग 5 इन्होंने चीन ने तैनात किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिसाइल और उपग्रह की ट्रैकिंग की जाएगी और इससे नुकसान किसको है? हमारे भारत देश को नुकसान है, क्योंकि भारत की मिसाइलें और भारत के उपग्रहों को ये ट्रैक कर सकता है, इसीलिए ये चर्चा में आया है। नेक्स्ट है अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। 17 अगस्त 2022 को रेडक्लिफ रेखा के 75 साल पूरे हुए हैं। यह है भारत और किस देश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो रेडक्लिफ रेखा रेडक्लिफ महोदय द्वारा खींची गई थी और भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। तो इसका आंसर हो गया भारत और पाकिस्तान। और इस रेखा को जो सबसे ज़्यादा खींचने में दिक्कत हुई थी वो हमारे भारत में 2 इलाके थे, जहाँ एक तो था पंजाब वाला इलाका, पंजाब में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी, और दूसरा था ये बांग्लादेश वाला इलाका, तो जो आज बांग्लादेश बन गया, यानी बंगाल वाला इलाका। तो ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, यहीं पर पंजाब और बंगाल में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी रेडक्लिफ लाइन को खींचने के लिए। और ये जो खींची थी वो खींची थी रेडक्लिफ के द्वारा। और रेडक्लिफ को किसने नियुक्त करा था? तो जो माउंटबेटन थे, उन्होंने जब बंटवारा किया था, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और काफ़ी ज़्यादा विवाद हुए थे, तो उसी के चलते भारत और पाकिस्तान की सीमा किसने डिवाइड करी? रेडक्लिफ ने। और भारत और पाकिस्तान की जो ये रेडक्लिफ सीमा, ये कैसी सीमा है? ये एक अध्यारोपित सीमा है, ये भी आपको याद रखना है। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, भारत और पाकिस्तान की सीमा या रेडक्लिफ सीमा कैसी सीमा है? तो ये एक अध्यारोपित सीमा है, मतलब इसे हमारे ऊपर किसी और ने लागू किया। ना भारत ने बनाया, ना पाकिस्तान ने बनाया, इसे किसने बनाया है? ब्रिटेन यानी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वीडियो का सवाल। तो जानी मानी शख्सियत सुबन्ना का निधन हो गया, वे क्या थे? पार्श्व गायक थे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया। और हमारा आज का सवाल है, भारत में 16 अगस्त 2022 को नवरोज उत्सव मनाया गया, यह किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर देना है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में। साथ ही आज की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।